कल राष्ट्रपति भवन में मोदी तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। शाम 7:15 से होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुरक्षा के मद्देनजर नो फ्लाइंग जोन घोषित हुई राजधानी। रविवार को राष्ट्रपति मुर्मू पीएम समेत परिषद के अन्य सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू, बांग्लादेश और श्रीलंका के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी सर्वसम्मति से चुनी गई कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने रखा था सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव। नेता प्रतिपक्ष के लिए सर्वसम्मति से लगाई गई कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम पर मुहर। अब मजबूत विपक्ष के साथ लोकसभा में सरकार का करेंगे सामना। शपथ ग्रहण के बाद काशी आ सकते हैं पीएम मोदी। 10 या 11 जून को आ सकते हैं पीएम मोदी। विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद मां गंगा की आरती में हो सकते हैं शामिल। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई बैठक में नदारद रहे दोनों डिप्टी सीएम मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी बैठक। अटकलों का बाजार गर्म। खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। मुंबई से अहम खबर है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में आखिरकार मानसून आ गया। कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई। कुछ जिलों में भारी बारिश भी हुई है। बारिश से सूखे की स्थिति में अब सुधार होगा। तो मुंबई से ये खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये अहम खबर, बारिश से सूखे की स्थिति में महाराष्ट्र में सुधार होगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा जो सूखे की चपेट में रहता है, विदर्भ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां प्रधानमंत्री मोदी की यूपी का दौरा 11 जून को है और 11 जून को काशी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा विश्वनाथ का प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेंगे और मां गंगा की आरती समेत कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, कल शपथ ग्रहण के बाद, प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद 11 जून को नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचेंगे। मां गंगा की आरती में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और 9 जून यानी कि कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 11 जून को पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने काशी पहुंच रहे हैं और मां गंगा की आरती के साथ तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अगली अहम खबर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली। आपको बता दें, दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की है। पूर्व राष्ट्रपति से कोविंद की चर्चा हुई है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हैं नीतीश कुमार। तो कल शपथ ग्रहण समारोह होना है जिसमें शामिल होंगे नीतीश कुमार। एनडीए के तमाम सहयोगी दल इसमें शामिल होंगे और एनडीए के सहयोगी दलों के सहयोग से भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और नीतीश कुमार शपथ ग्रहण से पहले आज ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो कल वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू सांसद सीतामढ़ी ने लोकसभा चुनाव के बाद बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मैं तो अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता को ही संदेश दूंगा, तो पूरे देश को थोड़ी संदेश देने के लिए आया हूँ यहाँ। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही कठिन परिस्थिति में उन्होंने मुझे निकाला है और मुझे निर्वाचित किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रत्येक जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ये पूरी जीत का श्रेय मैं उन्हें देता हूँ। सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया। हमारे पांचों दल, हमारे जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, सभी के कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी मेहनत किया उसमें। मैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर रखा है। देखिए, हमारे बिहार में तो हम लोग कम नहीं हुए। बिहार में तो हम लोग अच्छा, हम लोग का परफॉर्मेंस, मैं जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ, हम लोग परफॉर्मेंस अच्छा रहा।
अब कारण अलग अलग रहते हैं। बिहार में आप जानते हैं बहुत सारे जातीय समीकरण पर चुनाव होता है, सामाजिक जो परिस्थितियाँ रहती है उस पर होता है, तो उसी में कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरह से होता है। लेकिन हम समझते हैं कि ये बात क्लियर है कि एनडीए की हवा थी, एनडीए की बात थी फिजा में, एनडीए पसंदीदा लोग था पार्टी के लोगों में, कहीं कम कहीं ज़्यादा और कहीं मैनेजमेंट में कमी रही होगी, इस तरह से हुआ होगा। लेकिन अदरवाइज हम समझते हैं कि हमारे यहाँ कोई बहुत ठीक है। मैं अब जान लीजिए हमारे सीट में आज़ादी से लेके आज तक मात्र 2 बार सवर्ण कैंडिडेट रहा है, आज़ादी से आज तक। पहला कब रहे, आचार्य कृपलानी जी रहे आज़ादी के बाद तुरंत, और दूसरे भी कब रहे 75 से 77 देश में इमरजेंसी था, आदरणीय इंदिरा गांधी जी का जमाना था, देश में इमरजेंसी था, और इमरजेंसी जब खत्म हुई तब जो एक पूरा विरोध हुआ इंदिरा गांधी जी का, उसमें फिर एक बार महंत श्याम सुंदर दास हुए। तो इस तरह से बाकी हमेशा पिछड़े समाज के रहे, तो हमारे विरोधी लोग उसमें भी फैलाने में बहुत, और कोई बात थी नहीं उनके पास कहने के लिए, न कभी विकास कराया न कभी वहाँ उपस्थित रहते थे। लेकिन ये सब मुद्दे उठाए जाते थे, विकास का मुद्दा ये दबा देते थे। इसलिए इस परिस्थिति में भी वहाँ की जनता ने मुझे वोट देकर, सभी समाज के लोगों ने, सभी लोगों ने वहाँ वोट दिया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और काम हम करेंगे वहाँ, जो भी हमने वादा किया है वहाँ विकास के मामले में निश्चित रूप से पूरा काम करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का हाथरस लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अनूप वाल्मीकि से हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने दिल्ली में खास बातचीत की। आइए हम आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और 2 लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हाथरस लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अनूप वाल्मीकि जी इस समय हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे। मंत्री जी बताइए कि आपने 22 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीत दर्ज की और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने। अब 24 में आपको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, आपने 24 में जीत दर्ज की। के न्यूज की तरफ से पहले आपको बताइए, आप बताएं कि अपनी जीत को किस तरह देखते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले तो मैं के न्यूज का हृदय से आभारी कि आप कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी वरिष्ठों ने मेरे से कार्यकर्ता के बाद में सभा में जन्मे साधारण से कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत का टिकट दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा हाथरस लोकसभा क्षेत्र की महान जनता जनार्दन को, उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को वहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मतों से लगभग 1,000 के आसपास मुझे वहाँ से जिताने का काम किया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में का काम किया। और निश्चित ही मैं समझता हूँ उस शब्दों में अपने आप में कम है, मैं जितनी उनकी प्रशंसा और उनकी वो करूँ वो कम है। और निश्चित ही जैसा कि उन्होंने मुझे 5 वर्ष एक सांसद के रूप में क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया है, तो मैं पूरी लगन के साथ आत्मिकता के साथ मैं उस क्षेत्र का विकास हो, चाहे उनके सुख दुख में मिलना हो, चाहे कैसे उनका भला हो सकता है, मैं उसके लिए निरंतर वहाँ प्रयास करूँ। चलिए, उत्तर प्रदेश का जो इस बार चुनाव प्रचार था बहुत ही कांटे की टक्कर उस चुनाव में प्रचार के दौरान नहीं दिख रही है, लेकिन जब सीटों का आंकड़ा आया तो उसमें लगा कि कांटे की टक्कर हो गई। इसको क्यों देखते, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, निश्चित ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इस तरह के परिणाम में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बात करूँ तो 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ा गया और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, उसमें से हम लोगों ने 73 सीट, हम और हमारे सहयोगी दलों ने 73 सीट जीतने का काम किया। 2019 का चुनाव मैं समझता हूँ बड़ा मजबूत गठबंधन था, सपा बसपा और लोक दल, तीनों मुख्य विपक्षी दल तो एक थे, लेकिन उसके बावजूद भी महान जनता ने हमें 60 से ज़्यादा सीटें देने का काम हमने 2019 में किया। मैं मानता हूँ कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आशा थी उसके अनुरूप वहाँ हमें जनाने से नहीं मिला है। लेकिन निश्चित हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ जन इस पर लगातार मनन और चिंतन कर रहे हैं कि क्या कारण है कि जो पिछली बार हमें लगभग 60 से 80 सीटें मिली थी वो घट करके अब कैसे आधी के आसपास हम आ गए। तो इस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व चिंतन कर रहा है और निश्चित देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। जो जनता कहीं ना कहीं हमें आशीर्वाद में कमी करती है वो फिर दोबारा प्यार देती है। तो मुझे लग रहा है कि आगे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो है
सिरे से भरसक प्रयास हो सकेगा। जितना भी मैं परिश्रम ज़्यादा से ज़्यादा हाथ कर सकूँगा, निश्चित पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूँगा। और मेरा भी ये प्रयास है कि जब 5 वर्ष बाद अगर पार्टी मुझे पुनः दोबारा टिकट देती है तो इससे भी ज़्यादा प्यार अगर मुझे मिले तब तो निकाल लेते हैं, अन्यथा मैं समझता कि कहीं मुझे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री हैं, तो एक तमन्ना सभी की रहती है कि क्या केंद्र सरकार में भी मंत्री पद मिलने की आप सोचते हैं? वैसे तो तय तो मोदी जी को करना है। देखिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं समझता हूँ कि जितना मुझे पार्टी दिया है, शायद मुझे लगता है कि किसी कार्यकर्ता को जल्दी दिया हूँ। 2017 में पहली बार विधायक बना, 2022 में पुनः मुझे टिकट देकर के विधायक बनाया पार्टी ने, और 2022 के कार्यकाल में आदरणीय योगी जी के मंत्रिमंडल में मुझे राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर था, और अब 2024 में मुझे लोकसभा में टिकट दिया। 7 वर्ष और 4 बड़े दायित्व। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा और ये संभव नहीं है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं एज ए सांसद के रूप में मैं कह रहा हूँ, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, हम तो कभी गाँव में प्रधानमंत्री के सपने नहीं लिखते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, ऐसा दल है जो गरीब से गरीब जो वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए भी निरंतर काम कर रही है और दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के हाथरस से लोकसभा सांसद अनूप बालमय जी। उनका कहना है कि उन्होंने 17 और 22 का विधानसभा चुनाव जीता और सरकार में जिम्मेदारी मिली, निष्ठा और संगठन के आधार पर काम किया। अगर 24 में केंद्र में भी अगर कोई जिम्मेदारी और संगठन की तरफ से दी जाती तो उसको वैसे ही निभाएंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर दिल्ली से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह से हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने दिल्ली में बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह इस समय हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करीब 33 सांसद जीत के आए। पहले तो आप उनको बधाई दीजिए। सर्वप्रथम जो जीतने वाले हैं उनको बधाई, और समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और वोटर सपोर्टर सबको बधाई, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा और उन्होंने भारी बहुमत जो भी हमें देना था दिया। अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मैं सबको बधाई दूँ। अच्छा, क्या वजह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत संगठन और सरकार के तौर पर देश में देखा जाता है, लेकिन फिर भी सीटों की संख्या कम हो गई, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा? क्या वजह मानते हैं? दरअसल ये हजम तो हमको भी नहीं हो रहा, और बड़े लोगों का मामला है। चयन प्रक्रिया में जो हुआ, मतलब कैंडिडेटों का विरोध था, आदरणीय मोदी जी का कहीं विरोध नहीं था, पार्टी का कहीं विरोध नहीं था। जो कैंडिडेट 10 साल से जमे हुए थे वो लोगों के यहाँ आना न जाना और कार्यकर्ताओं के काम न करना, कार्यकर्ता मायूस होकर घर बैठ के, क्योंकि कैंडिडेट भी यहाँ से कुछ थोप दिए गए। तो ये सब चीज़ें सारे प्रकरण, अब लोग कह देते हैं अखिलेश ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। मैं कह रहा हूँ एक पैसे की स्ट्रेटजी बनाई। मैं शायद इंचार्ज होता उत्तर प्रदेश का, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति न बनती, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई क्योंकि कुछ बरादरी हुआ, कोई गोत्र हुआ, ये सब चीज़ें, कुछ हमारा कार्यकर्ता भी मायूस हुआ, क्योंकि एकदम बाहर से जब कैंडिडेट आता है तो उसको संभालने में भी टाइम लगता है। नहीं, ये सवाल आजकल बहुत उठ रहा है उत्तर प्रदेश में कि वो लिस्ट बाहर तैयार हुई थी, एक उत्तर प्रदेश से, एक केंद्र से, उसमें कुछ ऐसे थे, कुछ लोगों को टिकट कटने थे, शायद उनकी परफॉर्मेंस और जनता में उतने लोकप्रिय नहीं रहे थे, 2 बार जीतने के बाद, 3 बार जीतने के बाद, तो उनका टिकट होता था। तो शायद ये भी वजह मानते हैं क्या? देखिए, वजह तो बहुत सारी है, लेकिन 60% टिकटें कट जाती तो मैं कह रहा हूँ कि 70 सीटें 100% जीतते, 70 सीटें 60% टिकट काटते, क्योंकि 10% जमे हुए थे वो लोग जो है मतलब जनता के मनमाफी काम नहीं किया, कार्यकर्ता के फेवर में काम नहीं किया, कार्यकर्ता के घर आना जाना नहीं रहा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही केवल ये चाहते थे कि बस हम विजयी हो जाए, ये सोच बनी, मेहनत नहीं की लोगों, जैसे आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने जो मेहनत पूरे देश में प्रदेश में की है, और वो ऐसी मेहनत हमारे कैंडिडेटों ने। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का आप मंत्री हैं, अब केंद्र में सरकार बनने जा रही है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने बहुमत, केंद्र में बहुमत नहीं, एनडीए का बहुमत है, तो क्या लगता है कि
आपके जो सहयोगी दल है, घटक दल है, क्या इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स जो चुनाव से मतदानों को लेकर रहती है, क्या उस तरह का कुछ आप समझते हैं कि रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी के संबंध में आप लोग जानते हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स कभी उन्होंने अपनाई नहीं, वरना वो प्रेशर में काम करते हैं। वो देश के हित में काम करते हैं, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के निर्माण में काम करते हैं। आज विश्व में हमारा हिंदुस्तान का जो परचम खड़ा है आदरणीय मोदी जी के कारण, और जनमानस ने उनको सपोर्ट किया। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां नहीं है, उसको हम लोग सुधारेंगे, ठीक करेंगे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ठीक करेगा, प्रदेश नेतृत्व भी ठीक करेगा, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। और क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ गलतियां रही हैं, गलतियां स्वीकार करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश में होना है, क्या देखते हैं 24 को असर रहेगा या फिर 22 वाला दोहराया जाएगा? देखिए, 24 का असर तो बस यही अभी 1 महीने 15 दिन केवल कार्यकर्ता नाराज था, मायूस था, इसलिए उन्होंने दिखाया। लेकिन अब कार्यकर्ता को भी ये नहीं वो एहसास होने लगा कि हमसे गलती हुई है, और या जनमानस को भी एहसास होने लगा कि हमसे गलती हुई है। तो इसलिए 2027 में भारी बहुमत के साथ 300+ सीट से हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, जिनका कहना था 24 के असर 27 में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह के न्यूज दिल्ली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा से अगली खबर है, जहां सीएम के ओएसडी अभिमन्यु यादव का इस्तीफा स्वीकार हुआ है। मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिमन्यु का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। अभिमन्यु निवर्तमान सीएम मनोहर लाल के पीए भी रहे हैं, पीएस के रूप में भी काम करते रहे हैं अभिमन्यु। हरियाणा से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, पीएस के रूप में भी काम करते रहे हैं अभिमन्यु। तो सीएम के ओएसडी अभिमन्यु यादव का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिमन्यु का इस्तीफा स्वीकार किया गया है। आपको बता दें, अभिमन्यु निवर्तमान सीएम मनोहर लाल के पीए भी रह चुके हैं, पीएस के रूप में काम करते रहे हैं अभिमन्यु। तो अभिमन्यु निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पीए भी रह चुके हैं, पीएस के रूप में काम करते रहे अभिमन्यु। तो यह अहम खबर हरियाणा से आपको दिखा रहे, सीएम के ओएसडी अभिमन्यु यादव का इस्तीफा स्वीकार हुआ है। रुक रहेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में युवक ने गला घोटकर मां को मौत के घाट उतार दिया। शाहाबाद के हुडा सेक्टर की घटना ये बताई जा रही है, जहां कृष्णा देवी जिनकी 55 साल उम्र थी, कृष्णा देवी के रूप में मृतका की शिनाख्त हुई। आरोपी युवक मोहित अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर में ही छुपा दिया था। घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। यानी कि थोड़ी कम आई स्मेल, हमने सोचा चलो ऊपर कूड़ा पड़ा है, हमें चलो उसकी आ रही होगी। तो आज सुबह हम सुबह देखे, सुबह तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर मेरी वाइफ ने 112 नंबर पे कॉल की, फिर पुलिस बुलाई। तो आप इस घर में नहीं रहते क्या? हाँ जी, हम ऊपर हैं, हमारा ऊपर। तो क्या लग रहा है कि मतलब भाई ने मारा है क्या? पता नहीं जी, हमें कुछ नहीं पता जिसके ऐसे पता लग रहा है कि आज सुबह कंट्रोल रूम के अंदर एक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति ने अपनी मदर को मार दिया है और उसकी डेड बॉडी 2 दिन से ना स्मेल आ रही है उसके अंदर। तो हम पहुंचे थे मौके पे, तो यहाँ देखा डेड बॉडी रखी हुई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। 18 महीने में रेवाड़ी के भाड़ावास मार्ग पर बनने वाला आरओबी 3.25 वर्ष बीते जाने के बाद भी अभी तक अधूरा पड़ा है। फाटक के उस पार 30 गांवों को जाने वाला रास्ता है। शमशान पर अंतिम संस्कार करने शव यात्रा को 5 किलोमीटर सफर तय करके जाना पड़ता है। करीब 150 दुकानदारों का काम ठप हो गया है इस आरओबी की वजह से। आपको बता दें, लोगों ने कहा कि 3 महीने में पुल नहीं पूरा हुआ तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। पुल है जी, 2 साल का काम था, ये 3 साल पूरे हो गए। 2007 में 2021 में चालू हुआ था काम, ये 2024 आ गया, चुनाव सिर पे है। इस रोड पे 35 गांव हैं, कॉलोनी बसी है, 2-3 हज़ार लोगों की कॉलोनी है। सभी लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार ना सुन रही ना कुछ बात है।
कल हम इस मामले के लिए डॉक्टर बनवारी लाल के पास भी मिलने गए थे। क्या कहेंगे इस जी, सबसे पहला तो मैं ये कहता कि मैं पार्षद दीपक सैनी, और भाई यहाँ का तो इतना बुरा हालात हो गया 2021 से देख रहे हैं, जितनी जनता परेशान है। 2 साल का टाइम देते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं, सारे दुकानें वाले परेशान हैं, सारी कॉलोनियाँ 35 गांव लगते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। छायसा के अटाली गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में रखवाया है। मृतका जयवती के परिजनों का आरोप है कि उसके पति ने उसकी हत्या कर दी है। उसके सर पर चोट के निशान और मुंह पर भी निशान बने हुए हैं। 2009 में उसकी शादी की गई थी। उसके 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। ये सुबह 8:30 बजे के करीब पीछे हॉस्पिटल से हमारे पास ये डेड बॉडी का रुका प्राप्त हुआ था। और भाई एक जो है जयवती नाम की औरत है, उसकी डेड बॉडी आई है। और उसके बाद हमने यहाँ मौके पर पहुंचे और डेड बॉडी का इंस्पेक्शन किया। और वो परिजन आए तो उन्होंने उसके जो मृतका है उसके पति पर आरोप लगाया हत्या का, और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार करके इसका चालान बहुत ही जल्द ही माननीय न्यायालय में किया जाएगा। और फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया था भैया सीताराम ने, बड़े भाई ने, तो सिस्टर का बड़ा भाई कैसे पता लगा था कि उनके पास उसके देवर का फोन आया। अच्छा, देवर का फोन आया था जी। तो 2 बहनें एक ही घर में थी? एक ही घर में थी, दोनों भाई इनके। तो कुछ अनबन रही हो, मतलब आपकी बहन लगती है वो? हाँ जी, चाचा की लड़की हस्बैंड से ऐसा कुछ कैसे क्या हुआ था ये? नहीं ऐसा तो कुछ। मायका कहाँ पर है? मायका सेवली, गाँव सेवली, तहसील होटल, जिला पलवा की दुर्घटना हुई है। हमको सुबह पता पड़ा 6 बजे के बाद में। मेरे बड़े भाई के पास फ़ोन आया था, प्रकाश जिया जिनका, जो हमारी बहन जी के जो छोटे देवर हैं। उस परिवार में हमारी 2 बहन जी है, एक जयवती है, एक प्रीति है। तो प्रीति बहन जी को भी नहीं पता चली थी कि वो ऊपर रहती है चौबारे पे, वो नीचे रहते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की बलिदान की गौरव गाथा जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शहीद सेवा दल रजिस्टर्ड हरियाणा द्वारा कारगिल शहीद रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो कि प्रदेश भर के सभी कारगिल शहीदों के पैतृक गांव में पहुंचेगी तथा शहीदों के शौर्य एवं बलिदान की गाथा से नागरिकों को अवगत भी कराएगी। इसी कड़ी में कारगिल शहीद विजय रथ यात्रा फरीदाबाद जिले के कई गांवों स्थित अमर शहीद स्मारक पर पहुंची तथा शहीदों को नमन किया। गांव में पहुंचने पर इस रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भारत मां के सपूत कारगिल में शहीद हो गए थे। वीरेंद्र सिंह सेक्टर जाट। तो अभी एक कारगिल यात्रा निकाली जा रही है, जो कि अभिनय सावंत जी रोहेला जी इस यात्रा को निकालने की जिम्मेवारी उनकी है। वो सभी हरियाणा प्रदेश के जो 74 शहीद कारगिल में हुए थे, उनके सभी गांव जा करके और पूरे हरियाणा में देशभक्ति को जगा रहे हैं और न्यू जनरेशन के अंदर देशभक्ति और राष्ट्र की भावना को पैदा कर रहे हैं। आज उसी का प्रोग्राम है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब चुनावी रंजिशों का मामला सामने आने लगा है, जिसके तहत आरोप है कि तिगांव विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता रामकुमार भड़ाना पर बसंतपुर से पार्षद पति रविकांत भड़ाना के लगभग 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से हमला कर उसे बुरी तरह हाथ पैर तोड़कर घायल कर दिया, जिसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी शुरुआती उपचार जारी है। इस मामले की सूचना पाकर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप ने अस्पताल पहुंचकर खुलेआम बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर और उसके लोगों पर सरेआम गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए और कहा कि वह इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे। देखिए, बीजेपी के बदमाशों ने जैसी कि आशंका जताई जा रही थी, सोशल मीडिया पे धमकियां दे रहे थे लगातार। इनका जो पार्षद रविकांत भड़ाना, उसने लगातार पार्षद का पति है बसंतपुर से, उसने लगातार धमकियां दी हैं सोशल मीडिया पे कि मैं मारूंगा। और आज वो आशंका सही साबित हुई। उसके गुर्गों ने गाड़ियां रोके, 10-15 लोगों ने तलवार से, हॉकी से, रोडों से रामकुमार भड़ाना, जो हमारा भाई है, कांग्रेस का पार्षद कार्यकर्ता है, उसके हाथ पैर तोड़े, तलवारों से हमला जानलेवा किया। भाई ने बाबूजी महेंद्र प्रताप की सपोर्ट की थी कांग्रेस की, और ये बीजेपी के रहा। ये उसने
उसकी वो निकाल रहे। तो भाई अपने घर से आ रहे थे, नया पुल बोलते 37 में, उसके वहाँ पे 50-60 लड़के थे, एक रवि बनाना था और उन्होंने तलवारों से वार करे भाई के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये बात तलवारों से जी। और भी कोई हथियार थे? और भी हथियार थे, लठियां डंडे सब कुछ थे। मतलब लगभग कितने लोग थे? 50 थे, कम से कम 50। कैसे सूचना मिली आपको कि उनके साथ ये हादसा? मुझे तो हॉस्पिटल से फोन आया। जिस जगह पे, कौन से हॉस्पिटल? वहीं पर शिवालिक में ले गए थे, पहले पट्टी वट्टी। ये मंत्री के चौधरी कृष्णपाल के इशारे पे हुआ। उनके पार्षद रवि बनाना और उनके पिताजी शामी और 2-3 गाड़ियों में भर के आए थे गुंडे। उन्होंने मुझको अकेला देख के हमला कर दिया। जब आप घर से निकले थे वहाँ कौन सा इलाका था, कौन से इलाके में? ये बाईपास पेट्रोल पल्ला पुल के पास। तो आपको घेर लिया था रास्ते में? हाँ, तो मैं अकेला था। किन किन चीजों से हमला किया गया आपको? तलवार चक्कू से। तलवार और चक्कू से। कितने लोग थे लगभग? करीब शायद 10-15 लोग थे। 2-3 गाड़ियां थी। तो आप कितने लोगों को पहचानते हैं उसमें से मैंने रवि जो पीछे पूर्व पार्षद रहे हैं और शामी उनके पिताजी, रवि का लड़का। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है और जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को ऑफलाइन करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर इन सेवाओं के ठीक से काम न करने के कारण जनता को भारी परेशानी हो रही है। सरकार ने सोमवार से जरूरतमंदों को 100 गज के बीपीएल प्लॉट देने की योजना की घोषणा की है। इस जनकल्याणकारी योजना पर सरकार का पूरा फोकस है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवार को लाभ मिल सके। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। बैठक में भाजपा के प्रदेश में गिरते ग्राफ के कारणों की समीक्षा की गई। जिन मुद्दों के कारण ग्राफ गिरा उनकी पहचान कर समाधान निकालने का निर्णय लिया गया। देखो, सभी विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग के अंदर ये सभी विधायकों से बात की गई कि भाई चुनाव के अंदर क्या क्या समस्याएं आप लोगों को वहाँ आई जिसकी वजह से थोड़ा ग्राफ गिरा है। तो उसके बारे में चर्चा हुई ताकि हम इनको सुधार कर सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो जो भी समस्याएं हर विधायक ने बताई उस पर चर्चा हुई और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इन पर हम गौर करेंगे, उनका सुधार करेंगे। किस तरीके की समस्या डॉक्टर साहब अधिकतर देखने में आई है, क्या वजह रही है इसकी? देखो, एक तो जैसे शहरों में ये प्रॉपर्टी आईडी का है जी, आपका फैमिली आईडी का है, और ये जो गांव में जैसे बीपीएल कट गए, बीपीएल कार्ड कट गए, ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं पोर्टल पे ठीक नहीं हो रही, इसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा रोष है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों ने अनुरोध किया कि इसको या तो इसका कोई तरीका ढूंढा जाए, नहीं इसको ऑफलाइन किया जाए। अब बात करते हैं अगली खबर के। फरीदाबाद से अगली खबर, जहां हरियाणा के उद्योग, वाणिज्यिक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गरीबों को मुफ्त में बस यात्रा करने का नायाब तोहफा हैप्पी योजना के कार्ड वितरित करके किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए एक अनूठी योजना का शुभारंभ आज प्रदेश में किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब हितैषी योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए सरकार अंत्योदय परिवारों का आर्थिक उत्थान कर रही है। जो ये हैप्पी कार्ड की जो लागू की थी स्कीम, उसका आज मैंने फ़ायदा उठाया है। मुझे कार्ड मिल गए हैं, 4 मैंने कार्ड अप्लाई किए थे, जिसमें से मुझे 3 मिले हैं आज, एक नहीं मिला है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? ये अच्छी स्कीम है सर। इससे क्या है कि साल में 1000 किलोमीटर गरीब परिवार है तो इस बहाने वो अपने रिश्तेदारी में कहीं चला जाएगा, जो नहीं जा पाता था कई बार। तो आज यहाँ का आप कार्ड लेने आ रहे हैं, कौन यहाँ पहुँच रहे हैं? मैं ही आया हूँ अकेला कर सकता। कौन कार्यक्रम कहाँ है, कौन अतिथि आए? कार्यक्रम पंडित मूलचंद शर्मा जी आए हुए हैं कैबिनेट मंत्री, उनके द्वारा मुझे कार्ड दिया गया है। अब रुक रही अगली खबर का। जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद के पास पानी व सीवरेज की समस्या से परेशान महावीर कॉलोनी रोहतक के पुरुष व महिलाएं नवीन जय हिंद के तंबू पहुंचे। महावीर कॉलोनी रोहतक निवासियों ने जय हिंद को बताया कि सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से हमें अनेकों कठिनाइयों का और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी की पूरी सड़क को तोड़कर रख दिया गया, जिससे सीवरेज का पानी रिस रिस कर घर के अंदर तक घुसने लग गया है, जिस कारण से घर के छोटे बच्चे बुजुर्गों को अनेकों बीमारियां होने लगी हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी से ये खबर है, जहां गांव में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में करीब 50 घर जले हैं। आग लगने से घरों में रखे 3 सिलेंडर भी फटे हैं। गैस सिलेंडर फटने से गांव में अफरा तफरी मच गई। लाखों रुपए की नकदी, घरेलू सामान व 3 बकरियां भी जिंदा जली हैं। घंटों बाद पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। मंचगई थाना क्षेत्र के मुरगाहा गांव में ये आग की घटना सामने आई। अब बात करते हैं अगली खबर के। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां चौकीदार की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मोहम्मदाबाद कोतवाली के ग्राम पट्टी खुर्द की यह घटना है, जहां एसपी विकास कुमार व एएसपी डॉक्टर संजय सिंह पहुंचे हैं। पंचदेवरा निवासी बेदराम फर्रुखाबाद में रह रहा था। तो फर्रुखाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चौकीदार की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव की यह घटना है। एसपी विकास व एएसपी डॉक्टर संजय मौके पर पहुंचे। पचदेरा निवासी बेदराम फर्रुखाबाद में रहता था। अगली खबर बागपत से है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई है। प्लास्टिक के दो दाना फैक्ट्री में यह भीषण आग की घटना सामने आई है। 5 अग्निशमन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिना अग्निशमन प्रमाण पत्र के चल रही थी ये फैक्ट्रियां। तो बिना अग्निशमन प्रमाण पत्र की ये फैक्ट्रियां चल रही थी। बागपत से अहम खबर, शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग की घटना सामने आई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस और एसओजी ने राजू सिंह उर्फ सुरेंद्र को दबोचा है। वीडियो फोटो वायरल करने की देता था धमकी। पीड़िता ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। मुख्य आरोपी प्रधानाध्यापक देवेंद्र गिरफ्त से अभी भी दूर बताया जा रहा है। एडीजी भानु भास्कर, आईजी, एसपी पहुंचे हैं अस्पताल। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। तो एडीजी के द्वारा यह बात कही गई है। कोखराज थाने के रोही ब्रिज के पास ये दबोचा गया है। तो कोखराज थाने से ये दबोचा गया है। कौशाम्बी से अहम खबर, दुष्कर्म की घटना का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें, पुलिस और एसओजी ने राजू सिंह उर्फ सुरेंद्र को दबोचा है। अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। राशन कार्ड के माध्यम से ही राशन वितरण किया जाएगा। अब ई-केवाईसी से मोबाइल नंबर भी जोड़ा जाएगा। मोबाइल पर राशन प्राप्त करने की सूचना मिलेगी। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर, राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी अनिवार्य की गई। आपको बता दें, राशन कार्ड के माध्यम से ही अब राशन वितरित किया जाएगा। अब ई-केवाईसी से मोबाइल नंबर भी जोड़ा जाएगा और मोबाइल पर राशन प्राप्त करने की सूचना भी मिलेगी। अगली अहम खबर मेरठ से है, जहां गत्ते के गोदाम में भीषण आग की घटना सामने आई है। चंद्र सेकंड में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 4 खोखे आग में जलकर खाक हुए हैं। आपको बता दें, आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बगल में पिंजरे में रखे कबूतर व मुर्गी जलकर राख हुई हैं। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। हमारा तो लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान है। नुकसान तो सबको ही है, जिस चीज़ की आग लगी दुकानों में। हाँ, गत्ते की दुकान में लगी थी, उसकी वजह से आग लग के चली गई। बुझाया भी बहुत, हमने समर सेवल भी चलाया, पानी भी बहुत, लाइट तार कट गए थे जलने की वजह से। अच्छा, फायर ब्रिगेड आई, मौके पर आई थी क्या? लेट आई थी, अगर टाइम पा जाते तो बच जाते। अच्छा, किस चीज़ की दुकानें थी, क्या था? ये हमारी कैंटीन थी और बराबर में मुर्गी बच्चे कबूतर बेचते हैं, और पल्ली तरफ गत्ते की दुकान है। अच्छा, जो परिंदे थे उनकी भी हानि मिली? केएल ब्लॉक पुलिस चौकी के पास में चमड़ा के आसपास में इसमें ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। हम एक गाड़ी लेकर तुरंत ही, फिर मुझे दोबारा सूचना आई कि उसमें आग है, यानी कि गोदाम में, गत्ते के गोदाम में आग लगे है।
हम तुरंत गाड़ी लेकर पहुंच गए। यहाँ देखिए बहुत 3 दुकान में आग लगी हुई थी। अच्छा, लगभग क्या वजह बताई जा रही है आपकी? अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार रविवार की शाम को शपथ लेंगे। इस मौके पर देश विदेश से कई मेहमान शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इस कड़ी में उन्नाव जनपद से डिजिटल मां की उपाधि पा चुके ओम प्रकाश सिंह को भी इस शपथ ग्रहण में बुलाया गया। हम आपको बता दें, आमंत्रण पत्र मिलने के बाद के न्यूज के संवाददाता ने ओम प्रकाश से इस विषय पर खास बातचीत की। एनडीए 292 सीटों के साथ कल शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे, जिसके लिए उन्नाव जनपद से डिजिटल मैन की उपाधि प्राप्त कर चुके ओम प्रकाश सिंह आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए हैं। उनसे वार्ता करेंगे कि आमंत्रण पत्र मिलने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा और जो सरकार बन रही है इसमें क्या करेंगे। आपका की न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरकार के द्वारा और केंद्रीय प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा आपको आमंत्रित किया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा और इस विषय में क्या करेंगे? मेरे लिए कि ये गौरव की बात होगी कि मैं ऐसे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहा हूँ जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो मुझे तो एक मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर होगा कि मैं उस पल का साक्षी बनने जा रहा हूँ जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। और मैं पूछना चाहूँगा, जो सरकार बनी है बड़ी ही कठिन और विपरीत परिस्थितियों में बनी, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? हाँ, स्थितियाँ तो कुछ विपरीत थी, लेकिन ऐसा कुशल नेतृत्व और ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग भी नहीं खोना चाहते थे। आज फिर से हम लोग एक सौभाग्यशाली समय पर खड़े हुए हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से शपथ ग्रहण कर रहे हैं और देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में हमारा देश एक विश्व गुरु बन जाए। हम तो यही कामना करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे जोश और के साथ में नई ऊर्जा के साथ में शपथ ग्रहण करके प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करें और देश को नई ऊंचाइयों पर तक ले जाने में। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद आदित्य यादव ने के न्यूज के संवाददाता संदीप मिश्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन 300 के अंदर ही वो सिमट गई, क्योंकि जनता जान चुकी है कि आज महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अलग राजनीति कर रही है। ऐसे में उन्होंने अयोध्या पर भी कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे की बात लोग कर रहे थे, लेकिन अयोध्या की जनता ने उन्हें नकार दिया। साथ ही भर्ती पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि योगी सरकार भर्ती निकालती है, फिर पेपर लीक करती है और उसके बाद आगे की डेट बताती है। उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य को उस 2019 में जो भारी मतों से जीती थी, वहां पर से इस बार जो है समाजवादी पार्टी ने अपना स्तंभ जो है स्थापित कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवनिर्वाचित सांसद आदित्य यादव जी हैं। कैसा लग रहा है इस समय? फिलहाल बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, खास करके आपका मैं धन्यवाद दूंगा। इस लड़ाई में, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया और उसको आप लोगों ने बखूबी हम लोगों के साथ लड़ाई लड़के साबित करने का काम किया। बहुत बड़ा अंतर से वहाँ पे जीत हुई, आशीर्वाद मिला है। बदायूं के लिए जो भी विकास के कार्य होंगे उनको हम पूरा ज़रूर करेंगे, जो हमने वादे किए उनको पूरा करेंगे, लेकिन उससे ऊपर बढ़ के बदायूं को जो पहचान मिलनी चाहिए, जिस पहचान से वो 5 सालों में वंचित रहे, उस पहचान को बदायूं को देने का काम हम निश्चित करेंगे। अच्छा, एक बात उठ रही है लगातार कि अब स्पीकर को बदलाव हुआ, स्पीकर पे जो वहाँ, क्योंकि आप लोग राज्यसभा जाएंगे वहाँ पर, स्पीकर की बात उठ रही है। देखिए, ये प्रश्न उठाने वाली बात है, लेकिन अभी इसका तय नहीं, पूरी स्पष्ट होकर बात नहीं सामने आई है। और आने वाले परसों, मुझे लगता है परसों शपथ का समारोह होगा, उसके बाद कैबिनेट का भी समारोह होगा और धीरे धीरे पिक्चर साफ होगी। लेकिन संचय है और मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरीके से, जिस तानाशाही से पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वो तानाशाही हमें आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि जो प्रचंड बहुमत से लेकर जो तानाशाही चलती थी, आज वो यहाँ पे नहीं होगी। जनता की बात को सुना जाएगा और विपक्ष का जो आप इस बार भूमिका में देखने वाले हैं, निश्चित तौर पे एक बड़ी अहम भूमिका में आपको विपक्ष भी दिखाई देगा। पिछले 6-7 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भर्तियों बात कम कर रहे थे, लेकिन आप जो है भर्तियों बात करने लगे हैं, विभागों से चिट्ठा मंगाया जा रहा है। देखिए, हार का नतीजा है। जनता के बीच में हम लोगों ने रोजगार से लेके बढ़ती महंगाई की बात करी, किस तरीके से किसानों की अनदेखी हो रही उसकी बात करी, और ये साबित किसानों ने किया
जब अजय मिश्र टहनी जैसे प्रत्याशियों को हराकर उनके बड़बोलेपन को ख़त्म करने का काम किया है, तो जनता ने ही ये सबक सिखाने का काम किया है। और अब वो नौकरी की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज भी वही नौजवानों के दिमाग में है कि भर्ती आप निकाल तो देंगे, लड़कों को आप एनरोलमेंट करा तो लेंगे, लेकिन क्या परीक्षा आपकी लीक नहीं होगी? सवाल ये है। एक सवाल और है, अयोध्या एक सीट ऐसी थी कि जिसकी चर्चा आज भी हर जगह हो रही है। अयोध्या में आपने जो है अपना समाजवादी का झंडा जो है बुलंद कर दिया। देखिए, जनता ने पूरी तरीके से धर्म के ऊपर राजनीति को नकारा है। इस 2024 के चुनाव में एक बात साफ हो गई कि जनता ने ये बात को स्वीकारा है कि हम अहम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी के ऊपर चुनाव हुआ है, महंगाई के ऊपर चुनाव हुआ है, जिस तरीके से अनदेखी हो रही थी समाजों में उसके ऊपर चुनाव हुआ है। और ख़ास करके जवाब तो सीधे तौर पे अयोध्या ने इस बार ये दिया है, फैज़ाबाद ने ये दिया है कि राजनीति कभी भी धर्म के ऊपर नहीं हो सकती है। और जिस चुनाव को पूरा राम में करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसी सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी हारती, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी। और अगर सीख जाएंगे तो मैं समझता हूँ समय रहते उनके लिए अच्छा होगा। 400 पार का नारा देने वाले 300 पार भी नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं, हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ये नारा पूरी तरीके से फ्लॉप होगा। जिस तरीके से पहले भी उन्होंने वादे किए थे और बाद में वो सब नारे ही बने रह गए थे, ये भी नारा का नारा ही बना रह गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज सबसे बड़ी पार्टी जो संसद के अंदर समाजवादी पार्टी है। इंडिया गठबंधन की सबसे ज़्यादा सीटें आई उत्तर प्रदेश के अंदर। और देश के अंदर मैं ये भी कह दूं कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो जो 4-5 सीटें बेईमानी करके हराई गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलती और ये आंकड़ा और बड़ा होता। और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रहा होता। ये थे आदित्य यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से इस बार के जो निष्पक्ष अगर चुनाव हुए होते तो कहीं ना कहीं आज जो इंडिया गठबंधन है वो कुछ बहुत ज़्यादा सीटें लेके आता और इसके साथ ही साथ आज सरकार बनाने का भी दावा कर रहे थे। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं हार का सामना करना पड़ा तो कहीं जीत का अंतर बेहद कम नजर आया, लेकिन अब इसको लेकर आम मतदाताओं को कोसा भी गया है। लेकिन जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता के साथ कैसा व्यवहार है उनका, इससे शायद पार्टी बेखबर रहती है। उन्नाव में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मोहन से बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत एक युवक से मारपीट करते नजर आए, गाली गलौज करते हैं, धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक के साथ उनका गनर भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, विधायक जी गाली देते समय ये भी भूल गए कि महिलाएं भी खड़ी हैं। जानकारी पर सामने आया कि विधायक जी का अपने परिवार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ये वीडियो उसी से संबंधित बताया जा रहा है। उन्नाव की मोहान विधानसभा से ब्रजेश रावत बीजेपी से विधायक हैं। वह 2022 में दूसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। चंदौली के सैयद राजा थाना में एक ऐसा कारनामा सामने आया है कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इंसान कितना बेरहम है, इसकी वानगी चंदौली में देखने को मिली है, जहां तस्करी कर नागौर राजस्थान से पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे 15 ऊंट पुलिस ने बरामद किए हैं। इन्हें डीसीएम में बुरी तरह से बांधकर ले जाया जा रहा था, जिससे एक ऊंट की निर्ममता से मौत भी हो गई। इस तस्करी की जानकारी पुलिस को मुखबिर से मिली और जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक चंदौली डॉक्टर अनिल कुमार ने टीम गठित कर चेकिंग की और सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सैयद राजा सत्यनारायण मिश्रा के कुशल नेतृत्व में पुलिस पिकेट के पास से घेराबंदी कर एक अदद डीसीएम वाहन जो यूपी 40 AT 7832 बताई जा रही है उसको पकड़ लिया गया। पुलिस को चकमा देने की नीयत से पशु तस्करों द्वारा डीसीएम वाहन के ऊपर त्रिपाल बिछाकर ऊंटों को क्रूरतापूर्वक मुंह व पैर बांधकर लादा गया था। बरामद ट्रक कंटेनर वाहन से कुल 15 ऊंट बरामद हुए, जिसमें एक ऊंट मृत भी पाया गया है। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक डीसीएम ट्रक से तस्करी कर ले जाए जा रहे 15 अदद ऊंट बरामद किए गए हैं और इसमें सम्मिलित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि इन ऊंटों को राजस्थान से लादकर
आसनसोल पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। डीसीएम को खोलकर देखा गया तो ऊँटों को बहुत ही क्रूरतापूर्वक मुंह और पैर बांधकर भूखे प्यासे रखे गए थे, जिससे एक ऊँट की मृत्यु हो गई है। शेष 14 के दवा इलाज और खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर इनका दवा इलाज और मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इन ऊँटों को ट्रक से उतारने की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों के विरुद्ध समुचित धाराओं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद रामलला के दर्शन करने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा अपने 11 सांसदों के साथ अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रदेश के मंत्री सतीश शर्मा, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने सभी का स्वागत किया। अयोध्या में भाजपा की हार पर असम के मुख्यमंत्री अवाक हुए, लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा कि देश में 542 सीटें हैं, कहीं हारेंगे कहीं जीतेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री तो हो ही गए, प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले स्वाधीन भारत में जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे और अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के अंतर्गत चेकिंग के दौरान रॉबर्ट्सगंज पुलिस एसओजी की टीम ने और सर्विलांस की टीम ने चेकिंग में एक डीसीएम को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है कल रात 9 बजे। चेक करने पर इसमें पाया गया कि आम की पेटियों के बीच में गांजे को छुपा के रखा गया था। जब जांच किया गया तो गांजे की क्वांटिटी लगभग 5 पुलिस ने आज भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने एक डीसीएम ट्रक में आम लादकर उसके बीच आम के कैरेट में छिपाकर रखे गए 5 कुंतल मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत पुलिस ने 1 करोड़ रुपए बताई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी। और ननके बनिया द्वारा ये कार्य काफ़ी दिनों से किया जा रहा है। चुनाव के दौरान रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के अंतर्गत चेकिंग के दौरान रॉबर्ट्सगंज पुलिस एसओजी की टीम ने और सर्विलांस की टीम ने चेकिंग में एक डीसीएम को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है कल रात 9 बजे। चेक करने पर इसमें पाया गया कि आम की पेटियों के बीच में गांजे को छुपा के रखा गया था। जब जांच किया गया तो गांजे की क्वांटिटी लगभग 5 क्विंटल 4 किलो, जिसकी अनुमानित मार्केट वैल्यू लगभग वाहन सहित लगभग 1 करोड़ है, को पुलिस ने बरामद किया है। और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक छोटू बिंद है, दूसरा सुनील नाम का लड़का है। दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि उड़ीसा में रायगढ़ नाम के स्थान से ये गांजे को लेके आए हैं इसको, और इनको प्रयागराज में ही एक ननके बनिया करके व्यक्ति है, उसको सप्लाई देना था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद रामलला का दर्शन करने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा अपने 11 सांसदों के साथ अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रदेश के मंत्री सतीश शर्मा व महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने सभी का स्वागत किया। अयोध्या में भाजपा की हार पर असम के मुख्यमंत्री अवाक हुए, लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा कि देश में 542 सीटें हैं, कहीं हारेंगे कहीं जीतेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री तो हो ही गए, प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले स्वाधीन भारत में जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे और अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। 542 सीटें हैं, कहीं हारेगा कहीं जीतेगा, उसमें क्या इश्यू है? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हो ही गया ना। मोदी जी का शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार। बस वही है देश का सबसे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री, प्रभु राम का आशीर्वाद। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू बना था स्वाधीन भारत में, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। ठीक है,
तो इसीलिए खुशी है, आप लोग भी खुशी मनाइए। प्रभु राम के दर्शन करने आप आए हैं, क्या मांगे भगवान से? यही मांगूंगा कि मोदी जी को 4था बार भी भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। सर, बदलती अयोध्या कैसी लगी आपको? जब मैं तो एयरपोर्ट देख के बहुत अच्छा लगा। अभी तो बाकी देखना है, अभी तो शुरुआत है। पहला तो आप ही लोगों को देखा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां ईंट भट्टा मजदूर की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामला कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरगंज का है। मजदूर की पत्नी ने अपने प्रेमी से हत्या कराई। पति की पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। कासिमाबाद क्षेत्र के बहादुरगंज में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर डब्लू राम का 2 जून को ईंट भट्टे के पास 100 आपको बता दें मिला था। कासमाबाद क्षेत्र में एक भट्टे के ऊपर एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। हत्या के समय उसकी पत्नी और 4 बच्चे बिल्कुल बराबर में लेटे हुए थे। ये अभियोग अज्ञात में पंजीकृत हुआ था। उस समय ये शक हुआ था कि एक व्यक्ति से, क्योंकि ये मजदूरी करते थे भट्टे पे, तो वहाँ पे एक लेबर से इसका झगड़ा हुआ था और उस लेबर को भट्टे के मुनीम द्वारा किसी अपने ही दूसरे भट्टे पे, जो वहाँ से 8-9 किलोमीटर से छोड़ा गया। पहले शक उस पर गया, लेकिन जब इंस्पेक्टर कासमाबाद ने इसमें थोड़ी और तहकीकात की और थोड़ा जानने का प्रयास किया, तो जो मृतक है ये और इसका परिवार पहले महाराजगंज में करीब 1.5-2 महीने पहले किसी भट्टे पे काम करते थे। वहाँ से इसकी पत्नी अपने किसी प्रेमी के साथ गई थी। जब इस एंगल को और एक्सप्लोर किया गया तो इस मामले में जो मृतक की पत्नी है वो स्वयं और उसका प्रेमी अभिषेक नाम का व्यक्ति है, इनके द्वारा ही साजिश के तहत किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात की सिकंदरा तहसील के मालवीय नगर में एक दर्दनाक घटना घटी है, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। 25 मई को मालवीय नगर निवासी रिहाना, जो 2 महीने की गर्भवती थी, अपने पति नौसाद के साथ मां पीताम्बरा हेल्थ केयर सेंटर गई। यह सेंटर बिना किसी बोर्ड या सूचना के मोहल्ले में एक घर में संचालित हो रहा था। रिहाना और नौसाद पहले ही 2 बच्चों के माता पिता थे और उन्हें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर अजय कटियार से अबॉर्शन कराने की बात कही। डॉक्टर अजय कटियार ने अबॉर्शन के लिए 80,000 रुपये मांगे। आपको बता दें, ऑपरेशन के बाद भी रिहाना की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने नौसाद से और 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने को कहा ताकि रिहाना का सही इलाज हो सके। जब रिहाना की हालत और बिगड़ी तो उसे आपको बता दें अनंतराज हॉस्पिटल से रेफर कर सैफई मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रेल बाजार पुलिस व तस्करों में मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आपको दिखा रहे। चेकिंग के दौरान थानाध्यक्ष पर फायरिंग की गई है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते बाल बाल बचे हैं थानाध्यक्ष। कानपुर के रेल बाजार की यह घटना बताई जा रही है। ड्रग्स तस्कर बलराम राजपूत के पैर में लगी है गोली। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रेल बाजार थाना क्षेत्र में हुई है मुठभेड़। शिव नारायण टंडन सेतु के नीचे यह मुठभेड़ बताई जा रही है। घायल तस्कर को पुलिस ने अस्पताल भेजा। इस वक्त की यह बड़ी खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। इस वक्त की यह बड़ी खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। रेल बाजार पुलिस तस्करों से मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान थानाध्यक्ष पर भी फायरिंग की गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते बाल बाल बचे हैं थानाध्यक्ष। ड्रग्स तस्कर बलराम राजपूत के पैर में भी गोली लगी है। तो रेल बाजार थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस और ड्रग्स तस्करों के बीच ये बड़ी मुठभेड़ की घटना सामने आई है। शिव नारायण टंडन सेतु के नीचे यह मुठभेड़ हुई है। घायल तस्कर को पुलिस ने अस्पताल भेजा। इस वक्त की यह बड़ी खबर कानपुर से अपने दर्शकों को दिखा रहे। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, रेल बाजार पुलिस व तस्करों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। चेकिंग के दौरान थानाध्यक्ष पर फायरिंग की गई है और बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते बाल बाल बचे हैं थानाध्यक्ष। ड्रग्स तस्कर बलराम राजपूत के पैर में भी गोली लगी है। आपको बता दें, रेल बाजार थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। रेल बाजार थाना पुलिस और
तस्करों के बीच ये मुठभेड़ की घटना सामने आई है। घायल तस्कर को पुलिस ने अस्पताल भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से दिखा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, कानपुर थाना रेल बाजार की यह घटना है। चेकिंग के दौरान थाना अध्यक्ष पर भी फायरिंग की गई है और बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते बाल बाल बचे हैं थाना अध्यक्ष। इस वक्त ये बड़ी खबर, ड्रग्स तस्कर बलराम राजपूत के पैर में भी गोली लगी है। तो रेल बाजार थाना क्षेत्र में ये बड़ी मुठभेड़ की घटना सामने आई है। शिव नारायण टंडन सेतु के नीचे ये मुठभेड़ बताई जा रही है। घायल तस्कर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौस्तुभ मिश्रा हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, पुलिस और तस्करों के बीच ये मुठभेड़ की घटना सामने आई है, जिसमें मुठभेड़ के दौरान बाल बाल बचे था अध्यक्ष। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, रेल बाजार थाना क्षेत्र के शिव नारायण टंडन सेतु के नीचे मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक ड्रग्स तस्कर बलराम राजपूत के पैर में गोली लगी। वहीं थाना अध्यक्ष रेल बाजार ने भी वही ड्रग्स तस्कर जो है उसने भी थाना अध्यक्ष रेल बाजार पर फायरिंग की, लेकिन थाना अध्यक्ष बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, जिससे बाल बाल बचे हैं। कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं के खिलाफ कानपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी कौस्तुभ, आप जो जवाबी फायरिंग हुई है उसमें एक तस्कर के पैर में गोली लगी है, बाकी पुलिसकर्मी जो मुठभेड़ में शामिल थे वो सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, अन्य पुलिसकर्मी जो है जो मुठभेड़ में शामिल थे वो सुरक्षित है। थाना अध्यक्ष चूंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, इस कारण वो भी बच गए। वही ड्रग्स तस्कर जो बलराम राजपूत है उसके पैर में गोली लगी, उसको इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। कौस्तुभ, ये कितने बजे की घटना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, चेकिंग चल रही थी, ये करीब आधे घंटे पहले उस दौरान गाड़ी रोकी गई जिसमें ड्रग तस्कर जो बलराम राजपूत है वो शामिल था। पुलिस को रोकते हुए उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया। इस दौरान जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग की और ड्रग तस्कर जो है वो उसके पैर में गोली लगी, वो गिरफ्तार किया गया। कौस्तुभ, एक जो ड्रग्स तस्कर था जिसके पैर में गोली लगी, उसके अलावा अन्य ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं या सिर्फ एक ही ये तस्कर था? जी बिल्कुल, आपको बता दो, एक ही जो है ड्रग तस्कर था जिसके पैर में गोली लगी है। वहीं एक ही गिरफ्तारी की बात अभी तक सामने आई। मौके पर डीसीपी पूर्वी एसके सिंह भी पहुंच चुके हैं। कौस्तुभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कानपुर से ये बड़ी खबर, कानपुर रेल बाजार पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ की बड़ी घटना सामने आई है। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।